नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे जागृति क्लासेस में। इतिहास की इस श्रृंखला में हम लोग वैदिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। वैदिक काल पर हम लोग चर्चा करने के क्रम में कल हम लोग वैदिक अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से चर्चा की थी और उसके बाद हड़प्पा संस्कृति जो हमारा था उस पर लगभग 20 MCQs किए हैं। कल वाली क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कल वाली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आप कल वाली क्लास को देख लीजिए और उसके बाद से आपकी समझ बन जाएगी। तो वैदिक कालीन राजनीति और समाज पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजनीति में चर्चा करने के क्रम में हमने बताया था, जैसे अर्थव्यवस्था में आपको बताया कि कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, नगरीकरण, मुद्रा 5 महत्वपूर्ण चीज होते हैं। वैसे राजनीति में भी कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं कि राजनीति को हम कैसे, किसी भी राजनीति पर हमको प्रकाश डालना हो या लिखना हो तो क्या लिखेंगे। पहली बात तो राजा की प्रकृति मतलब वहां राजवंश था कि लोकतंत्र था कि राजतंत्र था, इस टाइप में। राजा के अधिकार, दूसरी बात राजा किस प्रकार से चुना जाता था, प्रकृति में ये आ जाएगा। राजा के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य थे, ये आ जाएगा। प्रशासन आ जाता है कि राजा कहाँ से प्रशासन करता है और उसके सहयोगी कौन थे प्रशासन। ठीक है, ये फैक्टर आ जाता है। और जो राजनीतिक इकाई है उसका बंटवारा या उसका विभाजन कैसा हुआ है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सब शामिल होता है। तो ये मोटा मोटी राजनीति में पढ़ा जाता है। समाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। समाज में क्या पढ़ा जाता है, पहला यही कि समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक, पहली चीज तो ये देखा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी या नहीं थी, ये देखना होगा। दासों की स्थिति क्या थी, ये देखा जाएगा। दास प्रथा मौजूद था कि नहीं। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कि महिलाएं सम्मानजनक स्थिति में थी या नहीं थी, ये देखा जाता है, महिलाओं की स्थिति। दूसरी बात ये देखा जाता है मनोरंजन के साधन और खान पान, ये भी समाज में और संस्कृति में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं। अगर आप किसी भी समाज को परखना चाहते हैं कि तत्कालीन इतिहास में उस समाज में क्या क्या मौजूद था, इन पॉइंट्स में उस समाज को आप रख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, जैसे कि ये राजनीति होती है। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कैसे। पहले ऋग्वैदिक काल का राजनीति पढ़ेंगे, फिर तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कैसे कर देंगे उत्तर वैदिक काल में। तो आइए ऋग्वैदिक काल में हम प्रवेश करते हैं और ऋग्वैदिक काल में प्रवेश करते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि राजा की क्या स्थिति थी। तो यहाँ ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई राजा का नाम नहीं मिलता है। राजा को शब्द गोपति मिला है। हम लोगों ने जब गाय की महत्ता के लिए बात कर रहे थे, गोपति या जनस्य गोपा, ये शब्द है, इसको याद कर लीजिए। कई एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको पूरा आप लोग नोट डाउन ही कर लीजिए। तो कबीलाई शासन था ऋग्वैदिक काल में। अभी उतने हैं, चूंकि जैसी जैसी अर्थव्यवस्था हमारी होगी वैसी ही राजनीति होगी, वैसा ही समाज है। अर्थव्यवस्था सभी चीजों को इंपैक्ट करती है, अर्थव्यवस्था का प्रभाव राजनीति, समाज, धर्म सब पर पड़ता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में खाना बदोश जीवन था। उसी के कारण यहाँ का जो लोग थे क्षेत्र पर शासन नहीं करते थे। क्षेत्र का मतलब होता है भूगोल पर शासन नहीं करते थे, बल्कि कबीले पर शासन करने का उल्लेख मिलता है। मतलब समझे आप,
जैसे कि भारतवर्ष है तो भारतवर्ष का जो संप्रभुता है, राष्ट्रपति जनता में निहित है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके प्रमुख होते हैं राष्ट्र के। तो संप्रभुता है, यहाँ एक भूगोल प्रशासन किया जाता है। संप्रभुता, भू क्षेत्र, जनसंख्या और एक क्या कहते हैं सरकार होनी चाहिए, ये किसी भी राष्ट्र की परिभाषा है। तो यहाँ क्षेत्र नहीं महत्वपूर्ण था, भूगोल नहीं महत्वपूर्ण था, बल्कि क्या महत्वपूर्ण था, जन महत्वपूर्ण था। जन मतलब जनसंख्या या एक कबीला, जनीय या कबीलाई संस्कृति इसको आप कह सकते हैं। कबीला पर शासन करने का उल्लेख हमको मिलता है। राजा जो होता है वो जन का प्रमुख होता है, क्षेत्र का प्रमुख नहीं, लोगों का प्रमुख होता था। जो लोग होते थे उनको जन कहा जाता था और राजा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो जनस्य गोपा तथा गोपति हमको मिलता है। महत्वपूर्ण, बहुत ही तार्किक शब्द है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि खाना बदोश जीवन जीते थे तो एक क्षेत्र पर वो शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खाना बदोश और घुमंतु जीवन में जहां क्षेत्र होगा दूसरी जगह चले जाएंगे। तो वो उनका कबीला होता था, कबीलाई संस्कृति थी, तो वो जन पर अपना शासन करते थे। तो राजा कैसे चुना जाता था, जो सर प्रमुख होता था, जो नेक होता था उसी को राजा चुन लिया जाता था। उम्र के हिसाब से भी इसमें देखते थे कैसे, और शारीरिक बलिष्ठता कैसे चुनते थे राजा, ये आप देखिए इसमें। प्रारंभ में कबीले के द्वारा शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति का राजा के रूप में चुनाव होता था। समझ रहे हैं, जो शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट हो, बलशाली हो और दबंग दिखे उसको राजा मान लिया जाता था। धीरे धीरे इसमें विकास का प्रक्रिया अपनाई जिसको एवोल्यूशन कहते हैं, वो हुआ कि वंशानुगत हो गया। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 6 फीट का रहा हो, 7 फीट का रहा हो, खूब बलशाली हो, उसके चारों तरफ लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते हो, उसको राजा बना दिया गया। जब वो राजा हो गया, धीरे 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 क्रमिक विकास हुआ तो राजा का पुत्र ही राजा होने लगा। यही पद वंशानुगत का बात ये कहने लगा। ठीक है, तो राजा के कार्य क्या थे, राजा के कार्य क्या थे, कबीले और पशुओं की रक्षा करना। ठीक है, और युद्ध कभी होता था आर्य अनार्य जिसमें भी, तो कबीले का नेतृत्व करना। 3 प्रकार के इसके कार्य की बात कही गई है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप लोगों को समझ में आया ये कि राजा क्या करता था। ठीक है, चलिए अब ऋग्वैदिक काल, राजा का उल्लेख हो गया। राजा की प्रकृति क्या है, राजा के सहयोगी क्या है, राजा का कार्य क्या था। अब राजा जो अपना प्रशासन चलाता था वो कैसे चलाता था, प्रशासन राजा की सहायता के लिए पुरोहित पूजा पाठ और सलाह देने का विद्वान वर्ग माना गया इनको, पुरोहितों को। ठीक है, सेनानी जो सेना का नेतृत्व करता था वो राजा का सहयोगी होता था। राज्यपति चारागाह प्रमुख था, ये भी राजा का सहयोगी। राजा को सहयोग देने के लिए कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। ये अधिकारी वेतन भोगी नहीं थे बल्कि रक्त संबंधों पर आधारित थे। समझ रहे हैं आप, मतलब कि उसके अधिकारियों का उल्लेख मिलता है रत्निनों का। उत्तर वैदिक काल में 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार ये रक्त संबंध पर आधारित इसके जो अधिकारी थे वो शामिल थे। ठीक है, बल कबीले के लोग राजा को स्वैच्छिक रूप से उपहार दिया करते थे, उसे बलि कहा जाता था। स्वैच्छिक बलि क्या था अगर पूछा जाए तो याद कर लीजिए बलि शब्द को। बलि शब्द जो है स्वैच्छिक उपहार था। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, स्वैच्छिक उपहार। अस्थाई सेना नहीं थी बल्कि युद्ध के समय सैनिक टोलियों का गठन किया जाता था। ऋग्वेद में अपराधों की जानकारी मिलती है जिसको कहते हैं पशुओं की चोरी। एक पड़ी नाम का वर्ग था जो पशुओं की चोरी करता था, पड़ी कहा जाता था। सभा, समित, विदत इत्यादि कबीलाई संस्कृतियों की भी जानकारी हमको मिलती है। सभा और समित के बारे में आप जानते होंगे और
इसके बारे में पढ़े। सभा जो होती थी वो सामान्य जन की समिति थी, एक सभा होती थी, और समिति जो होती थी वो वरिष्ठ और क्या कहते हैं बुजुर्ग जो ज्ञानी लोग होते थे उनकी एक समिति होती थी। अब हमने इसके बारे में चर्चा किया भी है कि ऐतिहासिक संदर्भ के आर्य और अनार्यों की बात की गई है। ऋग्वेद में आर्य अनार्य दोनों जनों का उल्लेख मिलता है। जैसे भारत एवं पुरु आर्य जन थे, ठीक है, और आर्य जनों के बीच तथा आर्यों एवं अनार्यों के बीच युद्ध का वो उल्लेख मिलता है। हमने दासरा के युद्ध की बात की है आपसे, और ये बताया है ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परुसड़ी नदी के तट पर। हमने ये भी परुसड़ी को ही रावी नदी कहते हैं। एक का नेतृत्व वशिष्ठ के नेतृत्व में हो रहा था, एक का विश्वामित्र। हुआ क्या, इसकी कहानी दिलचस्प है, बता ही देते हैं आपको। राजा एक सुदास था जो वहां का कबीला था, पुरु वंश का था वो सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र के किसी बात से नाराज होकर सुदास ने विश्वामित्र को अपने यहाँ से हटा दिया और वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया। तो विश्वामित्र उससे नाराज होकर जाते हैं 5 आर्यों और 5 अनार्यों का एक संगठन बनाते हैं और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। किसके खिलाफ? सुदास के खिलाफ। तो दास राज्य किस लिए कहा जाता है? इसमें 10 राजा शामिल थे। किसकी तरफ से? विश्वामित्र की तरफ से। और वशिष्ठ नेतृत्व कर रहा था सुदास का। दासराज का युद्ध होता है परुसड़ी नदी के तट पर और विश्वामित्र की हार होती है, सुदास की जीत होती है। ठीक है, यहां से कम 100 बार प्रश्न पूछा जा चुका है किसी भी एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिए। कहानी मैंने बता दिया है, आप जानिए। दासराग युद्ध, एक तरफ वशिष्ठ, दूसरी तरफ विश्वामित्र। वशिष्ठ नेतृत्व कर रहे थे राजा सुदास का और विश्वामित्र नेतृत्व कर रहे थे 10 राजाओं को, जिसमें आर्य और अनार्य शामिल थे। महत्वपूर्ण चीज जो सबसे ज्यादा ये है कि ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुसड़ी को ही रावी नदी कहते हैं, उसके तट पर लड़ा गया था। हमने इस पर पहले ही चर्चा कर दिया था। तो देखिए 2-3 चीजें उसमें हमने और बताया है कि सभा समिति जान लीजिए, मैंने बता दिया है आपको। सभा समिति, सभा के बारे में बताया, सभा और समिति। सभा एवं समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, तो एक टाइप से होगा राजनीति में महिलाओं की भूमिका अच्छी बनी हुई थी। ठीक है, पूरे भारत के इतिहास में इतना सशक्तिकरण महिलाओं का कहीं नहीं देखने को मिलता है। आइए अब उत्तर वैदिक काल, क्षेत्रीय शासन का उदय होता है। पहले क्षेत्रीय शासन का उदय था, क्षेत्र पर शासन करते थे, तो नहीं, क्षेत्र पर नहीं बल्कि जन पर करते थे। अब थोड़ा थोड़ा राजा के अधिकारों में और वृद्धि हुई, शक्ति का संकेंद्रण हुआ, तो वो अब अस्थायी निवास करने लगे। यहाँ तक आते आते कृषि इनका मुख्य प्यार हो गया, तो अब क्षेत्र का विभाजन हुआ और क्षेत्र पर शासन वो करने लगता है। यही जो जन थे, जो जन मतलब कबीला था ऋग्वैदिक काल में, यही अब जनपद हो जाता है। जनपद मतलब जिला, जिला मतलब एक क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाता है। फिर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, तो एक आप नाम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद, यहाँ 6ठी शताब्दी महाजनपद हो जाता है। फिर आप नाम पढ़ेंगे मौर्य वंश का, यही महाजनपद आगे बढ़कर क्या हो जाता है? साम्राज्य में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कैसे एवोल्यूशन हुआ है किसी चीज का। कोई चीज यकायक नहीं आया है, उसको मानव की सभ्यता द्वारा धीरे धीरे इवैल्यूएट किया गया, मतलब इवोल्यूशन हुआ है, उसका विकास की एक क्रमिक गति रही है। उसी हिसाब से जो ऋग्वैदिक काल में जन था, वो उत्तर वैदिक काल में जनपद हो जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद हो जाता है।
तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में वही साम्राज्य में परिवर्तित हो जाता है और मौर्य साम्राज्य, जो पाटलिपुत्र का साम्राज्य या मगध साम्राज्य कहा जाता है, वहां से चलते चलते लगभग 600 ईस्वी तक यहाँ का शासन हुआ। साम्राज्य की कहानी आप लोग पढ़ते ही रहे। तो ये आप सीक्वेंस देखिए, किसी चीज को फैक्ट को रटने से बेहतर है पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर फैक्ट अपने आप धीरे धीरे आपको याद होते रहेंगे। तो उत्तर वैदिक साहित्य जितने भी रहे हैं उसमें जनपद पर शासन करने का उल्लेख मिलता है, अर्थात क्षेत्रीय शासन की जानकारी मिलती है। कुरु, पांचाल, विदेह इत्यादि महत्वपूर्ण जनपदों का अथर्ववेद में उल्लेख हमको देखने को मिलता है, एवं काशी का भी उल्लेख अथर्ववेद में हमको मिलता है। ठीक है, एक जनपद में कई जन के लोग एक साथ रहते थे। राजा शासन का सर्वे सर्वा यहाँ होने लगा और क्षेत्र की रक्षा करना उसका एक महत्वपूर्ण दायित्व हो गया। ठीक है, तो ये मोटा मोटी आप जान लीजिए इस चीज को। ठीक है, फिर कैसे हुआ, राजा की सहायता के लिए अब यहाँ 12 रत्निनों की हमने बात की थी, 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है और उसमें से कुछ रत्निन क्या होते थे, एक पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, संग्रहीता मतलब जो कोषाध्यक्ष था, पालागल पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, विदूषक को कहते हैं, विदूषक हो गया, अच्छवाप जो जुए में राजा का सहायक होता था, याद करते चलिए ये। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में अधिक अधिकारियों का उल्लेख जैसे पुरोहित, सेनानी, संग्रहीता, पालागल, अच्छवाप, ये सब चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ये राजा की सहायता के लिए अब प्रशासनिक इकाई उसकी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो क्या कहते हैं, उसमें प्रशासनिक जो केंद्रीकरण है वो और समाहित होने लगा। ठीक है, हालांकि अभी भी अधिकारी वर्ग जो था वो रक्त संबंध पर ही आधारित था, लेकिन उपहार को नियमित रूप से संग्रह किया जा रहा था। अभी भी अस्थायी सेना का उल्लेख बहुत नहीं मिलता है, लेकिन नियमित न्यायिक ढांचा का उल्लेख मिलने लगा था। सभा, समिति इत्यादि संस्थाओं में कुछ खास लोगों का वर्चस्व देखने को मिलता है। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं, आप इसको रट लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको नोट्स बना लीजिए, किसी भी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटी राजनीति। आइए हम ऋग्वैदिक समाज पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक समाज की चर्चा करते हैं। तो समाज में जैसा कि हमने बताया क्या पढ़ा जाता है, पढ़ा वही जाता है कि समाज आर्य एवं अनार्यों के बीच किसी न किसी रूप में सामाजिक विभाजन के संकेत मिलते हैं। जैसे अनार्यों को वैदिक देवता में आस्था न रखने वाला, वैदिक यज्ञों को न करने वाला, लिंग पूजक, चपटी नाक वाला कहा गया है। अलग अलग व्यवसाय करते हुए लोग भी एक साथ रहते थे। ऋग्वेद में क्या कहते हैं, समाज में वर्ण व्यवस्था का अभी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन क्षेपक के रूप में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जाके 4 वर्णों की बात कही गई है। कुछ लोग तो बताते हैं ये ऋग्वेद में नहीं बल्कि बाद में जोड़ा गया है, तो ये मूल विशेषता नहीं थी। ठीक है, तो क्या था, ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख है, हालांकि दासों को उत्पादन कार्यों में लगाए जाने का उल्लेख नहीं मिलता है। संयुक्त परिवार था, परिवार में कई पीढ़ियों के लोग तथा पितृ सत्तात्मक परिवार के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। दास, दस, पड़ी, मैंने पड़ी को बताया ही, पड़ी क्या है, पशुओं की चोरी करता था, इनको इत्यादि को अनार्य कहा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति क्या है, आप इस पर मोटा मोटी गौर करिए। परवर्ती काल के तुलना में, परवर्ती का मतलब होता है बाद के काल में, बाद के काल जितने भी हुए हैं उसकी तुलना में महिलाओं की स्थिति अभी तक सबसे बेहतर ऋग्वैदिक काल में थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि का प्रचलन नहीं था और विधवा विवाह के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, जैसे घोषा, अपाला, विश्वारा, सिक्ता
इत्यादि महिलाएं, विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, सभा समिति इत्यादि राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं के भाग लेने का भी उल्लेख मिलता है। तो मानिए कि महिलाओं की जो स्थिति ऋग्वैदिक काल में थी वैसी स्थिति आज भी नहीं हो पाई है। यहाँ पर बहुत ही सम्मानजनक स्थिति महिलाओं को मिली हुई थी और महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। कुछ महिलाएं तो युद्ध में भी पार्टिसिपेशन था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक में दैनिक जीवन एवं संस्कृति, खान पान में शाकाहार और मांसाहार दोनों शामिल था। सूती और ऊनी वस्त्रों का उल्लेख मिलता है और मौखिक रूप से शिक्षा की परंपरा, गुरुकुल में शिक्षा दिए जाने का उल्लेख तथा शिक्षा में अनुशासन, चरित्र निर्माण, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास इत्यादि पहलुओं पर बल दिया जाता था। रथ दौड़, घुड़दौड़, जुआ, वीणा एवं बांसुरी वाद्य जैसे वाद्य यंत्रों के साथ मनोरंजन करते थे। विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था तथा अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार यहाँ प्रचलन में था। सारी चीजें हम लोगों ने बता दिया। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ ले हैं तो इसको करने में तो वर्ण व्यवस्था की जो मैं बात करता हूं तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख तो है, लेकिन छेपक रूप में हमने बताया ही। छेपक मतलब बाद में जोड़ा गया हो, जो मूल ग्रंथ में न हो। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति बताई गई है, अर्थात दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आता है। और ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था यहाँ शामिल भी हुआ वो कर्म के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पे। उत्तर वैदिक काल के उत्तरवर्ती काल में उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया और लोग जिस वंश जिस वर्ण पैदा होते थे उसी वर्ण के रह जाते थे। तो ये मोटा मोटी हम लोगों ने चर्चा किया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कल हम लोग चर्चा कर लेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है समाज में, उत्तर वैदिक काल का समाज, फिर धर्म और साहित्य की चर्चा करेंगे तो वैदिक काल खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।